नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट के ऊपर वी आर लिसनिंग के एवरीबडी हैज़ सम काइंड ऑफ रिजर्वेशंस। एक दो साइड से बहुत पॉजिटिव वॉइसेस भी आ रही हैं। देयर आर पीपल हु आर ऑफ द ओपिनियन कि दिस बजट इज़ गोइंग टू बी something which will turn around the economy, which will bring traction and volumes to the economy. स्टॉक एक्सचेंज से टर्नओवर टैक्स का ख़ात्मा, स्टॉक एक्सचेंज से मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स का ख़ात्मा, ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे लोग कह रहे हैं कि ट्रेडिंग इकॉनमी की तरफ एक काइंड ऑफ माइग्रेशन है और ज़्यादा फोकस शायद इस बात पे है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव किया जाए। कल हमने देखा कि स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 0.1% तक जो है वो बैंक को इजाज़त होगी कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर फ़ीस चार्ज कर सकेंगे। रियल इस्टेट हैपन्स टू बी येट अनदर सेक्टर कि जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की थी कि हाउसिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम जो शोबा जात हैं उनको रिजुविनेट किया जाए, उनमें मराद दी जाए, और जिसका नतीजा हमने देखा कि इस साल अभी तक कंस्ट्रक्शन पैकेज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। ऑन टॉप ऑफ इट व्हाट वी आर लिसनिंग इज़ कि पीएसडीपी में कोई 900 बिलियन रखे गए हैं, जिसका बेशतर हिस्सा जो है वो स्टील और सीमेंट सेक्टर में बाज़ार हिस्से में तेज़ी का बायस बन रहा है। बट कमिंग टू द ग्राउंड एंड टचिंग द बेस on the sides of the tax collection revenue side, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या इंटेंट कर रही है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़म्मिल हिमानी, ही हैपन्स टू बी टैक्स एक्सपर्ट, और रियल इस्टेट साइड पर क्या होने जा रहा है और पिछले साल से अब तक क्या हुआ है। बिकॉज़ 2 साल से तो थोड़ी सी एक्टिविटी देखने में आई है, 3 साल से रियल इस्टेट सेगमेंट वाज काइंड ऑफ स्टैगनेंट। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से काफ़ी एक्टिविटी है रियल इस्टेट साइड पर। इस साल बजट में कौन सी चीज़ों को री एम्फसाइज़ किया गया है, और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद खयानी इस्लामाबाद से। ही हैपन्स टू बी अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आई वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन एंड अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। तो पहले हम बातचीत करेंगे शहजाद साहब से। शहजाद साहब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सनी। वेलकम सर। शहजाद साहब फरमाइएगा कि रियल इस्टेट सेगमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की ये इंटेंशन है कि दरअसल में कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग के ज़रिए ही इकॉनमी का जो पहिया है उसको चलाया जाए। पिछले 4-5 सालों से तो रियल इस्टेट में लोगों की काफ़ी लोगों को एक्चुअली कहना नहीं चाहिए मगर बात सच है कि लोगों को काफ़ी दुख दिए रियल इस्टेट ने। बट लास्ट 2 years हैपन टू बी काइंड ऑफ गुड एंड देयर वाज सम ट्रैक्शन इन द रियल इस्टेट सेक्टर। और पिछला 1 साल जो है उसमें तो देखा गया है कि बहरिया में चीज़ें तकरीबन डबल हो गई हैं। DHS सिटी में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है, और बहरिया 2 नूरियाबाद के करीब जिसकी लॉन्च के ऊपर हमने देखा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉइस भी हुआ। तो शहजाद साहब, आप इस सारे सिनारियो को कैसे देखते हैं? लेकिन इस रियल इस्टेट के सेगमेंट पर इन जनरल बात करने से पहले आप एक कमेंट दीजिएगा कि बजट जो है उसको रियल इस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सानी फॉर हैविंग। बजट का आपने ओवरऑल पूछा, तो बजट में रियल इस्टेट के हवाले से पिछले चंद सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। गेन टैक्स को लास्ट ईयर भी रिड्यूस किया गया था, इस साल भी उसमें चेंजेस रिकमेंड की गई हैं, जिसमें स्लैब जो है वो 5% पे फिक्स कर रहे हैं। पहले ये 2.5, 5, 7.5 और 10% डिफरेंट स्लैब्स थी। 2.5% से 5% होना इट्स अ लिटिल कंसर्न इन रियल्टर्स, लेकिन जो 7.5 और 10% की स्लैब्स थी वो भी 5 पे आ गई हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओवरऑल टैक्सेशन में नरमी की गई है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन से अराउंड 40 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, और इसको टैक्स छूट देने, एमनेस्टी देने और उससे
گورنمنٹ نے اور سب لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پازیٹیو اکانومی میں افیکٹ آیا. فارن انویسٹمنٹس آئی ہیں, جابس کریٹ ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایکسپینشن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اکوموڈیٹ کیے گئے ہیں. اور یہ صرف لیبر یا لو کیٹیگری میں نہیں ہوتا, وہاں سے لے کے آپ کے انجینئر سے لے کے ٹاپ امپلائرز اینڈ امپلائیز ہر لیول پہ اس کا افیکٹ دیکھا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی بجٹ میں اس میں ریلیکسیشن ٹیکسیشن کی طرف سے کرنے سے اس کو کافی بوسٹ ملے گا. اچھا کیانی صاحب, کراچی کے کانٹیکس میں بھی سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے, اور بڑا کامنلی لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کراچی جو ہے ایک شہری علاقہ ہے اور یہاں کی 55% آف دا لینڈ از دا سروے لینڈ, جس کی وجہ سے الاٹمنٹ کے اور ٹائٹل کے ایشوز ہیں. تو دا ایریاز ان وچ یو ورک اینڈ یور کمپنی آپریٹس ٹرپل اے ایسوسیٹس, آپ کا کیا ویو ہے کہ یہ والے جو مسائل ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جس طریقے سے چیزیں ڈیل کر رہی ہے, کراچی میں جو پراپرٹی کے ٹائٹل کے ایشوز ہیں وہ نیئر فیوچر میں ایڈریس ہو جائیں گے؟ سر سپریم کورٹ ثانی صاحب اس میں کویشچن تو ہیں, بٹ گورنمنٹ کے اسٹیپس اور چیزیں دے آر پرو پیپل اینڈ پرو ریئل اسٹیٹ. سو وی ہوپ کہ یہ ڈیفینیٹلی ریزالو ہوں گے. گورنمنٹ کا ویژن ہے, کراچی اس مارکیٹ کو پہلے ہی انڈرسٹینڈ کرتی تھی گوئنگ ورٹیکل. ٹرپل اے ایسوسیٹس آلسو بلیو ان دا سیم. جس طرح ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس گروتھ سے, تو ورٹیکل از دا آپشن. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ ان کراچی جو یہ ایشوز ہیں تو ہوپ فلی یہ بھی جلدی اس پہ حل ہوں گے. کیانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہاؤسنگ کے لیے ابھی ایک نمبر بھی دیا گیا کہ پاکستان میں کوئی 3 سے 4 ملین ہاؤسز کی نیڈ ہے. اس سے متعلق کوئی اوتھینٹک اسٹڈی موجود ہے کہ کتنی نیڈ ہے, اور اس کے لیے ایکچولی کیا صرف پرائیویٹ سیکٹر کو ہی کچھ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ ڈو یو سی اے کانکریٹ پلان فرام دا گورنمنٹ سائڈ؟ ثانی صاحب اس میں ایکچولی نیڈ جو ایون بجٹ میں ان رائٹنگ بلیک اینڈ وائٹ آپ کے موجود ہے, دیٹ از 10 ملین. 1 کروڑ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہے. اوکے. اور گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ اس کے اوپر کر رہی ہے, وہ لونز بھی دے رہی ہے, سبسڈی بھی دے رہی ہے, مارٹگیج بھی الاؤ کر رہی ہے. مگر پبلک سروس سے خالی اس کو میٹ کرنا گروئنگ اکانومی میں اٹ از اے لٹل ڈیفیکلٹ. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا رائٹ سلوشن. اور گورنمنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دے آر پرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ڈفرینٹ پروجیکٹس ایسے آ رہے ہیں جس میں یہ ہاؤسنگ اور ریزیڈینشیل ود پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کریٹ کیے جائیں گے انشاءاللہ. سو گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ گورنمنٹ 1 کروڑ ہاؤسنگ کی نیڈ کو محسوس کرتی ہے, اور گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم نے اس میں پر ہاؤس 3 لاکھ روپے تک کی انٹرسٹ یا مارکیٹ کی سبسڈری دی ہے, یو تھنک دس از ناٹ سفیشینٹ ٹو برنگ ٹریکشن اینڈ ٹو برنگ private entrepreneurs into this venture, into this business? سر ڈیفینیٹلی یہ ایک ثانی صاحب ہے, ایک اچھا اسٹیپ ہے. بٹ وین یو گو ٹو دا پرائسز آف لینڈ اینڈ کنسٹرکشن پرائسز, تو ایٹ ٹائمز اٹ سیمز اے لٹل لیس. تھوڑا لگتا ہے. پھر اس میں جتنا میکسیمم ہو سکے گورنمنٹ کی طرف سے پھر کچھ آئیڈیاز, نیو پروجیکٹس ایز اے کمبائن وینچر وہ کیے جائیں. سو یہ ایک بہت اچھا سلوشن رہے گا فار دا گورنمنٹ, فار دا پیپل اینڈ فار گروئنگ اکانومی. اچھا کیانی صاحب, یہ کراچی سے لے کر اور نوری آباد تک جہاں پر بحریہ کراچی 2 کا پروجیکٹ آ رہا ہے, ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی, سروے کیا تھا, تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوری آباد کی جو انڈسٹریل لینڈ ہے جو کہ 20 سے 30 لاکھ روپے ایکڑ ہوتی تھی, وہ اب 3.5 سے 4 کروڑ روپے ایکڑ تک اس کی مالیت چلی گئی ہے. اور نوری آباد انڈسٹریل لینڈ کے سامنے جو بحریہ 2 کا پروجیکٹ آ رہا ہے, جس کو ساری کا ایریا کہا جاتا ہے,
वहाँ पर जो ज़मीन है वो 3.5-4 लाख रुपए एकड़ होती थी, वो अब 80 लाख रुपए एकड़ हो गई है। आपको लगता है कि ये जो प्राइसिंग है ये मेरिट बेस्ड है या फिर इसमें आपको प्राइस मेकिंग का एलिमेंट आपके ख्याल में इसमें हो सकता है? एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? सर, एज अ रियल स्टेट एक्सपर्ट मेरिट नॉन मेरिट पे डिस्कस करना ज़रा मुश्किल होगा इस वक्त, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सस्टेनेबल है कि नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। प्लीज़। एक्चुअली कराची में अगर आप देखें तो PCHS, मोहम्मद अली सोसाइटी और से ले के डिफेंस फेज़ 8 तक ये काफ़ी कंजस्टेड भी है और प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं आजकल तो। Right. तो कराची से ले के और ये जो सारा एरिया नूरियाबाद एक्सप्रेस वे पे ये काफ़ी मेजर चेंज लाएगा डेवलपमेंट में। ओके मेरी भी एक उसी के हिसाब से रेट्स ज़्यादा बढ़े हैं क्योंकि डिमांड है। Right. So somebody told me, a person who works for the Karachi site area, he said कि सानी भाई यहाँ पे अगर 50 करोड़ और 40 करोड़ रुपए लोग मांगते हुए पर एकड़ के नहीं शर्मा रहे हैं, तो आपको नूरियाबाद में जो 4 करोड़ रुपए एकड़ की डिमांड है उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज वेल अंडरस्टूड बाय मी। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि शहरों में स्पेस कम हो रहा है, शहरों से बाहर एक्सपेंशन की बात हो रही है। कराची से हैदराबाद seems to have been booked but not populated। तो आपको लगता है कि ये वाली चीज़ डाउन द रोड 4 साल 5 साल में डेवलप तो होती हुई नज़र आ रही है, मगर यहाँ पे आबादी उस तरह से नहीं नज़र आ रही जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सानी साहब, इस पे पर्सनल टेक मेरा ये है कि आप ये देखिए कि सोराब बोर्ड से अगर आके आप लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएँ तो टावर तक पहुंचने में तो 15 मिनट लगते हैं। यस। वही अगर आप शार फैसल या किसी और जगह से जा रहे हो तो पीक आवर्स के रश में आपको इससे डबल टाइम लगता है। तो DHA सिटी हो गया, बहरिया टाउन हो गया, इस जगह से लेके सोराब बोर्ड तक का एरिया है जो मैस ट्रांसपोर्ट या किसी तरीके से अच्छे तरीके से गवर्नमेंट कवर कर लें तो आपको शहर के सेंटर तक पहुंचने में हार्डली 25-30 मिनट्स लगेंगे। तो जब ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी तो ऑक्यूपेंसी और चीज़ें भी इंशाल्लाह इन जगहों की वो अप्रोप्रिएटली बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लॉजिकल बात है आपकी, और बिल्कुल वी आर द विक्टिम एंड वी एक्सपीरियंस दिस थिंग ऑन अ डेली बेसिस कि गुलशन इकबाल के हसन स्क्वायर से टावर जाने में 45 मिनट लग जाते हैं, जबकि अगर आप इससे लियारी बाईपास से चले जाएं तो आप 10 मिनट में टावर पहुंच जाते हैं। दैट हैपन्स टू बी अ फैक्ट एंड यू आर होपफुल कि अगर ये ट्रांसपोर्ट मास ट्रांसपोर्ट का सेटअप कोई गवर्नमेंट कर देती है तो फिर सेंटर ऑफ द सिटी का जो रीच आउट है वो बहरिया से या DHA सिटी से 30-35 मिनट की मार होगा। अंडरस्टूड। यानी साहब यहाँ पर लेना है मुझे एक छोटा सा वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से जारी करेंगे दोबारा से, और थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे मुज़म्मिल हिमानी से भी कि इसकी जो टैक्स साइड है वो क्या है और टैक्स साइड पे जो रिलैक्सेशंस हैं उसका फ़ायदा असल में इस इंडस्ट्री को अगर होगा तो कैसे होगा। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे थे शहजाद कियानी से, जिन्होंने बताया कि कराची से बाहर यानी कराची के टूल प्लाजा से लेकर और नूरियाबाद तक जो आबादी है वहाँ डेवलपमेंट का काम काफ़ी हुआ है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट का मसला गवर्नमेंट थोड़ा सा एड्रेस कर दे तो DHA सिटी और बहरिया और इस तरह की दूसरी आबादियों से जो रहने वाले लोग हैं वो 20 से 25 मिनट में सेंटर ऑफ द सिटी पहुंच सकते हैं। और जो प्राइसिंग है उसके बारे में भी एक व्यू सामने आया, वो ये था कि कराची का जो साइट एरिया है वहाँ की जो प्राइसेस हैं वो 40 से 50 करोड़ रुपए पर एकड़ हैं, जबकि कुछ केसेस में जो मेन रोड की लैंड्स हैं वो 60 और 66 करोड़ रुपए एकड़ के रेट पर भी बिक रही हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट ही मेंशन वाज कि नूरियाबाद के आसपास की इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो उसकी 4.5-5 करोड़ रुपए एकड़
अगर प्राइस है तो वो किसी हद तक अपने आप को जस्टिफाई करती है। और इसी तरह हाउसिंग की प्राइसिंग है कि व्हाट ही टोल्ड अस वाज कि PCHS और गुलशन और अगर डिफेंस की प्राइसेस का अगर आप कंपेयर करें बहरिया के साथ, तो वो उसका कंपैरिजन इनफैक्ट बनता ही नहीं है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट की विल की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, और वो किसी हद तक नज़र आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है इसमें काफ़ी बड़ा आई वुड से रादर हेफ्टी सब्सिडी जो है वो कमिट की है बजट में, और 100 अरब के करीब जो है उसमें से 70 बिलियन सीम्स टू हैव बीन यूटिलाइज्ड। कियानी साहब, इस प्रोग्रेस को आप कैसे देखते हैं कि कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या पाइपलाइन में हैं, या गोइंग फॉरवर्ड आप इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? सनी साहब, इससे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, पर ऑन ग्राउंड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को। लाइक पेपर वर्क के लिए उनको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ रही है, फिर कुछ इंटरेस्ट रेट करंट उसमें शुरू के सालों में तो थोड़ा इजी है, बट लेटर पार्ट में उसकी हाई रेट की शिकायत जनरल अवाम उसकी दे रही है। तो जो सैलरीड पर्सन है अगर वो लेता है और उसको 5 साल और 7 साल बाद पता है कि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोन लेना, इस सब्सिडी को यूज़ करना। ओके, तो उसकी तरफ थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। सही है। क़यानी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा से आता हूँ। एक मुजम्मल से बाय द वे मैं एक सवाल कर लूँ। मुजम्मल, ये बताइएगा कि अमेरिका में एक सब प्राइम नाम की चीज़ आई थी, और जिसमें ये हुआ था कि इसी तरह की जो हाउसिंग लोन थे उसके 5-6 साल बाद, 7 साल बाद बहुत सारे मकानात जो हैं वो बिकने के लिए आ गए थे। फिर JP मॉर्गन ने उन्हें कोलेटरलाइज करके प्रोडक्ट एक अनाउंस की थी, जिसके रिज़ल्ट में जो है वो एक 2008 का क्राइसिस भी आया था। पाकिस्तान की इकॉनमी का अगर मैक्रो व्यू देखें तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी स्पाइक आती है फॉर सर्टन ईयर्स, और फिर एकदम हम देखते हैं कि बेरोज़गारी काफ़ी अरसे तक रहती है। अब दोबारा से 3 साल बाद हम देख रहे हैं कि इकॉनमी में काफ़ी ट्रैक्शन है, और जिसका बहुत बड़ा रीज़न और बाइस जो है वो ये गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम है। सो ऑन अ मैक्रो व्यू आपको ये बात लगती है कि 4 से 5 साल में लोगों ने बहुत सारे हाउसेस ख़रीदे हुए होंगे, और अभी चूँकि इसकी डिमांड है तो एक हाउसिंग इंडस्ट्री में ट्रैक्शन है, प्राइसिंग हो रही है, प्राइस मेकिंग हो रही है, इनफैक्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो 5-6 साल बाद जब ये इंटरेस्ट रेट दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे, आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ऐसी होगी कि वो इस प्रेशर को सस्टेन कर सकें, या फिर दोबारा हाउसिंग की प्राइसेस नीचे आएंगी बिकॉज सेलिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी? यू फील दिस काइंड ऑफ थिंग ऑन द मैप? अच्छा, देखिए सानी साहब, इसमें जैसे अभी शहजाद साहब ने भी बताया कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 1 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है, जो बजट के अंदर भी बताया, ठीक है, और 50 लाख घरों के ऊपर जो है गवर्नमेंट काम करना चाहती है, उसमें सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है, कोई अराउंड 30 बिलियन की सब्सिडी भी 3 लाख रुपए पर घर जो है वो रखी है उसने, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखें, ओवरऑल सिनेरियो देखें, तो कंस्ट्रक्शन के एग्जिस्टिंग अगर हम देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा 40+ इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिसको सपोर्ट मिली है, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो है वो इंसेंटिव्स भी अलग दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस को जो है वो लास्ट ईयर जो आपके सामने पूरा एक पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो मूविंग ऑनवर्ड्स भी आई पर्सनली फील कि इसके अंदर जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन आपका एक सेक्टर नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंटली वर्क ऑन कर रही है वो मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम कर रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन अगर आप इसके अलावा अगर देखते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज देख लें आप, ठीक है, वहाँ पे जो रेट है डिस्पोजल का जो है वो 12.5 कर दिया, एडवांस टैक्स जो है वो रिमूव कर दिया। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स दे रही है, क्रेडिट्स दे रही है, एग्जेम्पशंस प्रोवाइड कर रही है। जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए IT सेक्टर्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, उसको प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है, स्पेशल IT टेक्नोलॉजी जोन्स बना रही है, IT सेक्टर्स को क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रही है, और फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स स्पेस को बढ़ाने के लिए। देखें,
आपके पास, क्योंकि ये एक कुछ प्लानिंग्स होंगी जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होंगी, कुछ होंगी जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होंगी, ठीक है। तो जो आप बात करें वो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में एक बात है, लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं तो गवर्नमेंट जो जिस तरह से, अगर आप टैक्स के अंदर देखते हैं, क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रही है, रेट्स को रिड्यूस कर रही है, 40% एडवांस टैक्सेस जो हैं वो आपके रिड्यूस कर दिए, तो ये सारी मूवमेंट्स अपेरेंटली लगती है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज है वो हम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। एंड यू डोंट सी बिग चैलेंजेस बिकॉज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इकॉनमी इस सब का वज़न सहारने के काबिल भी हो। डेफिनेटली। बट डिस्पाइट दैट कियानी साहब, व्हाट इज़ योर व्यू कि ये वाली सिचुएशन जस्ट इन केस अगर चैलेंज आता है, या बहरहाल ये बात तो ऑन द रिकॉर्ड है कि इसकी वजह से लोगों में एक खौफ है और इज़्तिराब है, सो व्हाट इज़ द राइट इंटरेस्ट रेट इन योर ओपिनियन विच इज़ सस्टेनेबल टू दिस हाउसिंग एंड मॉर्गेज इंडस्ट्री? सानी साहब, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो आपने जिक्र किया 2008 का, बेसिकली 2006 था अमेरिका से जो वो शुरू हुआ, उसका हल्का सा बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी 2010 में ये स्टडी रही है। ओके। लेमन ब्रदर्स, सिटी ग्रुप, दो मेन ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। AIG से वो इंश्योरेंस चीज़ें चलती थी, रेटिंग्स भी वही देते थे और क्लियरेंस भी वही देते थे, विच इज़ वेरी बैड। दोनों चीज़ें एक ग्रुप के पास, उस तरह एजेंसी के पास नहीं होनी चाहिए थी। तो मॉर्गेजेस और उसके ऊपर आके फेलियर्स इसलिए शुरू हुए कि लेमन ब्रदर्स ने, इवन आप एक एग्जांपल उसकी ये है कि लेमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की, गवर्नमेंट ने उस पर उनको बेल आउट किया, तो फर्स्ट थिंग दे डिड वाज इशू बोनसेस कि जी इनफ्लो और वो हुआ है। वन एग्जांपल ऑफ बैड गवर्नेंस कह लें आप। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट चेक्स रखेगी और चीज़ें अप्रोप्रिएटली फ्रेमवर्क में लेके चलेगी, तो वी ऑल होप कि इंशाल्लाह इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। And how about interest rates? इंटरेस्ट रेट देखें जी, वो वेरी करता रहता है। प्राइमरीली प्ले करते हैं इसमें बैंक्स को। आपने जब थोड़ा अगर स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप बैंक्स का ज़्यादा कर देते हैं ताकि इनफ्लो हो। आपने मार्केट में करना हो तो बैंक्स का थोड़ा नीचे होता है ताकि बिजनेसेस और चीज़ों में जाए। जो लोगों के लोन के ऊपर है वो भी इनके साथ होगा कि किस रेशो में प्राइसेस चेंज हो रही हैं, बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, तो अच्छे रेट के ऊपर भी, मतलब ज़्यादा रेट के ऊपर भी लोग अकोमोडेट कर सकेंगे। लेकिन अगर बिजनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी तो डेफिनेटली लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसमें। और उसमें एक पर्टिकुलर फिगर देना कि जी इस पर्टिकुलर फिगर के ऊपर इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट राइट नाउ। ओके, सो मुझे किसी ने कहा था कि देखें, ये अगर रेट 5% पे आप फिक्स नहीं करते फॉर द लाइफ ऑफ दिस मॉर्गेज ट्रांजैक्शन, you have serious issue in the times to come. So you don't agree with this point of view? जी बिल्कुल सानी साहब, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो 5 से 6 अगर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं उतने ही कंपनीज़ और उनकी ग्रोथ है और वो कंपैरेटिव सैलरीज़ और पैकेजेस और बोनसेस बढ़ा सकते हैं, तो वो 5 से 6 या 7 होना इतना मैटर नहीं करेगा। ओके ओके, सो कियानी साहब, आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें टू द गवर्नमेंट और इस सेगमेंट को कामयाब बनाने के लिए टू द रेलिवेंट ऑफिशियल्स, तो GTV नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हाजिर है। इसके लिए जी मेरा ये है कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने आके इसकी तरफ अच्छा ध्यान दिया, लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट देखें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट उनके स्टार्ट में आई वुड से इट वाज अ लिटिल नेग्लेक्टेड, मगर करंट पॉलिसीज़ और चीज़ें और वो जो चल रही हैं दे आर गुड, दे आर प्रो रियल स्टेट सेगमेंट के अंदर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। एवरी सेगमेंट इज़ परफॉर्मिंग फाइन राइट नाउ। एक चीज़ जिसके पीछे अभी सबकी नज़रें हैं वो है एमनेस्टी की एक्सटेंशन। ऑफ कोर्स टैक्स और कलेक्शंस और चीज़ों के पीछे IMF और उनको भी कन्विंस करना होता है, उनको भी उसी पैटर्न में लेके आना पड़ता है।
लेकिन करंट चूँकि पॉलिसीज़ आने में ऑन ग्राउंड वर्क कैसे कंडक्ट होगा, प्रोजेक्ट रजिस्टर होने में उनकी सबमिशंस और चीज़ों में डिलेज़ आए, तो अ लॉट ऑफ पीपल इन रियल स्टेट आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो एमनेस्टी की डेडलाइन है 30 जून ये एक्सटेंड हो। इसके ऊपर इन ब्लैक एंड वाइट इन डिस्कशंस अभी तक कुछ नहीं है, बट वी होप एंड वी प्रे एंड वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि इसको एक्सटेंड किया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट ग्रोथ ऑफ रियल स्टेट सेक्टर। शहजाद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़म्मिल हिमानी, ही हैपन्स टू बी अ टैक्स एक्सपर्ट। इस साल बजट में टैक्स की किस तरह की मराहत दी गई हैं, इनकम टैक्स तबके के लिए इस बजट में क्या है, फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट को क्या इकदाम लिए जाने हैं, और थोड़ा सा जिक्र करेंगे एमनेस्टी स्कीम का भी कि आए दिन इसकी डिमांड जो है उसमें इजाफा ही होता है। वी हैवंट सीन अ प्रोडक्ट जिसकी वजह से एमनेस्टी स्कीम एक्चुअली किल हो सके। सो लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे मुज़म्मिल हिमानी साहब के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले 2 सेगमेंट में हमने रियल एस्टेट सेक्टर को कवर किया और हमने देखा कि बजट के कॉन्टेक्स्ट में देयर हैपन्स टू बी सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन इन द रियल एस्टेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने इनफैक्ट हाउसिंग सेक्टर को एक्टिवेट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम भी दी हुई है, और गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से 14 इंडस्ट्री सेगमेंट्स जो हैं वो चलें, जॉब क्रिएशन हो, और गोइंग फॉरवर्ड ये जो 1 करोड़ हाउस की बात है ये शर्मिंदा ताबीर हो। कम से कम जो है गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 50 लाख घर किसी भी तरह बनाकर लोगों को हैंड ओवर कर दे अपने बकिया 2 सालों में। इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे टैक्स के ऊपर, रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स के ऊपर वो कितने रियलिस्टिक हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द सैलिएंट फीचर जिसकी वजह से गवर्नमेंट विल बी एबल टू मीट इट्स रेवेन्यू टारगेट्स। सो मुज़म्मिल, पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बजट के ऊपर आप एक होलिस्टिक सा व्यू दे दें, यानी जो मिज़ानिया है, टोटल एक्सपेंडिचर जिसकी बात होती है कि वो 8,000 इतने अरब का है और 4,800 अरब का रेवेन्यू टारगेट रियलिस्टिक है अनरियलिस्टिक है। ये डिबेट तो बहुत सारी हमने सुनी भी है कि जो प्रोविंशियल हिस्सा है और विफाक का हिस्सा है, इसको छोड़कर अगर आप थोड़ा सा बता सकें होलिस्टिकली कि ये इस बजट में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के नंबर्स क्या हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस के टैक्स में कहाँ मसाइल हैं। अच्छा, देखिए सानी साहब, इसमें जो बजट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप एज टैक्स एक्सपर्ट मेरा कमेंट लें तो ऐसा मतलब एक अवामी बजट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर सेक्टर को किसी ना किसी तरह पे एंटरटेन किया गया है, ठीक है। वरना इससे पहले अगर आप इससे बजट्स उठा के देखें तो किसी ना किसी सेक्टर को इश्यूज़ रहते थे, और या तो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को आप जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते थे जिसकी वजह से दूसरे को आपने कंपनसेट आप कर रहे होते थे एक के ऊपर। तो अगर हम वैसे नंबर्स को अगर चेक करें तो टैक्स रेवेन्यू के जो नंबर्स गवर्नमेंट ने अपने इस साल के जो सेट किए थे वो 4.9 ट्रिलियन रुपीज़ थे, और फिर उसके बाद IMF से डिस्कशन के बाद जो एक्चुअल नंबर्स की तरफ हम जा रहे हैं वो 4.69 ट्रिलियन तक हम अचीव कर सकेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट ईयर के जो रेवेन्यू टारगेट्स हमने रखे हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर वो 5.289 के जो है वो 5.829 के जो है वो ट्रिलियन के टारगेट्स हमने सेट किए हैं, ठीक है। अगर हम उसे अपने एग्जिस्टिंग एक्चुअल टारगेट से देखें तो वो समवेयर अराउंड 1200 बिलियन रुपए का जो है वो डिफरेंस है, और अगर हम जो रिवाइज टारगेट हमने सेट किया था, ठीक है, उससे देखें तो वो 800 बिलियन का जो है वो इंक्रीज़ नज़र आएगा हमें। इसी तरह से अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, तो वो 1.6 बिलियन का आपका इस साल का था, अगले साल का 2 बिलियन का जो है 2 ट्रिलियन का हमने जो है वो टारगेट सेट किया, यानी इस साल 1.6 ट्रिलियन का, नेक्स्ट ईयर का 2 ट्रिलियन का जो है वो हमने टारगेट सेट किया। ये भी 470 बिलियन जो है वो यहाँ पे इजाफी हमने रखे हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्रोथ रेट हमने रखा है नेक्स्ट ईयर का वो 4.8% हमने रखा है, इन्फ्लेशन जो है वो हमने जो टारगेट सेट किया है वो 8% का टारगेट हमने सेट किया है। जबकि अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो ये कलेक्शंस होंगी कहाँ से, ठीक है। असल जो हमारा एक सवाल है कि भाई ये कहाँ से कलेक्शन होगी, तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन से गवर्नमेंट का इंटेंट है वो 400 बिलियन एडिशनल कलेक्ट करने का है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ से जो है वो 800 बिलियन एडिशनल जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो 6.6 ट्रिलियन जो है वो इस साल का टारगेट था, और नेक्स्ट ईयर का जो हम टारगेट देखते हैं वो 7.91 ट्रिलियन रुपए का जो है वो हमने रेवेन्यू टारगेट सेट किया हुआ है। अंडरस्टूड।
یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا یہ کہنا ٹائم اینڈ اگین کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے, ایگزیمپشنز جو ہیں اس کو کائنڈ آف کرٹیل کیا گیا ہے, اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے کون کون سی ایگزیمپشنز ہیں جس کو گورنمنٹ نے ختم کیا ہے یا کم کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس سے میں تھوڑا سا مطلب ایگری نہیں کرتا کہ گورنمنٹ نے ٹیکس نہیں لگایا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی ایڈیشنل ٹیکس لگایا ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو ریشنلائز بیسکلی کیا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپورٹ آف گڈس کے اوپر پہلے ٹیکس تھا, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ایکسپورٹ آف سروسز, مطلب یہ ارریشنل سی بات تھی کہ بھائی آپ ایک جگہ گڈس پہ کرتے ہیں دوسری جگہ نہیں کرتے, تو وہاں بھی 1% کا آپ نے ایڈیشنل FTR کا ٹیکس امپوز کر دیا. اسی طرح سے اب کووڈ کے بعد اور کووڈ سے پہلے آپ کی جو آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں, ای کامرس ہے, اس کو ایک بوسٹ ملا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی سیلز ٹیکس کے نیٹ ورک میں ٹیکس نیٹ میں لانا بہت ضروری تھا, تو گورنمنٹ نے اسے سیلز ٹیکس کی سپلائی کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ کر دیا. ڈونٹ یو اگری کہ یہ پہلے ڈیولپ ہو جاتی مارکیٹ اور پھر اس پہ ٹیکس لگتا؟ دیکھیں آپ کی مارکیٹ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ یہ بھی آپ کے پاس انڈاکیومنٹڈ کی طرف چلے جائے, ٹھیک ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے بھی ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم ٹیکس ڈیپتھ میں جائیں. ہمیں ٹیکس وتھ کو جو ہے وہ اپنی اسٹرانگ کرنا چاہیے, ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے. اسی طرح سے گورنمنٹ نے SMEs کو انکریج کرنے کے لیے ریڈیوس ٹیکسیشن 7.5 سے 10% کی ٹیکسیشن انکم ٹیکس کے اندر 14 شیڈیول کو انٹروڈیوس کر کے وہاں پہ لیوی کروا دی. اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایک اچھا میجر یہ بھی لے رہی ہے کہ اگر آپ ایک کنزیومر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس سیلس ٹیکس کی ریسیٹ ہے, تو آپ کو پرائزز دیے جائیں گے منتھلی بیسس کے اوپر اگر آپ یہ سیلس ٹیکس کی ریسیٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے شیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ٹیکس بیس کی ایکسپینشن کی بات کریں تو گورنمنٹ نے آپ کو ایک بہت اچھا جو میجر لگے گا وہ جو بینکس کی جو ٹرانزیکشنس تھی اس کے اوپر سے آپ نے ٹیکس کو جو ہے وہ ریموو کر دیا, تو ڈاکیومنٹیشن کو بڑھانے کی وجہ سے آپ نے یہاں سے بھی جو ہے وہ ٹیکس کو ریموو کیا. اسی طرح سے جو آپ کی پارٹ 1 آف دی سیکنڈ شیڈیول کی ایگزیمپشنز ہیں, ٹھیک ہے, جو مٹیریل ایگزیمپشنز تھیں اس کو آپ نے جو ہے وہ وڈرا کیا. لائک وائز ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں انفورسمنٹ بھی کہیں نہ کہیں آپ کا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ اچھی انفورسمنٹ کریں تو وہاں سے بھی آپ کی ایک اچھی ریونیو کلیکشن ہو سکتی ہے. تو اگر ہم ایڈمنسٹریٹو میجرز کی بات کریں تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو انٹروڈیوس کرے, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کے لوپ ہولز ہیں, جو کرپشنز ہیں, اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک اچھا میجر یہ لیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز ہیں اس کی اپلیکیشن کے بغیر آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ ایک اچھا میجر ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس اگر ہم ایڈمنسٹریٹولی اگر بات کریں تو ای ہیئرنگ کا کانسیپٹ کو جو ہے وہ آپ لے کے آ گئے, ٹھیک ہے, تو اس طرح کے میجرز. اور پھر اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کر کے بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ, جیسے میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ اسپیشل اکنامک زونس کی اگر ہم بات کریں, IT زونس کی بات کریں, IT سیکٹر کی بات کریں, ایگرو بیسڈ پروجیکٹس کی بات کریں, ایگریکلچر کی بات کریں, گورنمنٹ نے جو ہے وہ لوور جو آپ کے جو ہاؤس ہولڈز والے ہیں ان کو 500,000 کا انٹرسٹ فری بزنس لون دینے کی بات کی ہے. 250,000 پر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ایگریکلچرل لون دینے کی بات کی انٹرسٹ فری, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر آپ کو ایگریکلچرل اکوپمنٹس کی ضرورت ہے تو 200,000 پر ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ فری جو ہے وہ لون دینے کی بات کی ہے. اسی طرح سے اگر ہم ٹیکس انسینٹیوز کی بات کریں تو ٹیکس انسینٹیوز کے اندر ٹیکس کریڈٹس دیے ہیں, ایگزیمپشنز پرووائڈ کیے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ نیو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کو, کول مائننگس کے پروجیکٹس کو, اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ نئے ٹیکس کریڈٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں. لائک وائز گورنمنٹ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ انرجی سیکٹر کو بھی تھوڑا سا ریفارم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں کے جو سیکولر ڈیٹ اور اس طرح کے ایشوز ہیں وہاں ان کو بھی کم کر کے اکنامک ایکٹیویٹی کو اچھے سے جو ہے وہ گروتھ کے اندر لانے کے لیے گورنمنٹ کا انٹینٹ ہے. زبردست. ٹیکس ریلیفس کے اوپر کچھ بتائیں گے, واٹ آر دا اسپیسیفک ٹیکس ریلیفس دیٹ گورنمنٹ ہیز آفرڈ؟ دیکھیں ٹیکس اس سے تو میں یہ کہوں گا کہ پورا آپ کا مطلب بجٹ ہی ٹیکس ریلیف پہ بیس کرتا ہے. ہر دوسرا پرپوزل جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے وہ ٹیکس ریلیف کے اوپر بیس کرتا ہے, لیکن کچھ سگنیفیکنٹ چیزیں اگر ہم ان پہ ڈسکشن کر لیں, جیسے میں نے بتایا کہ ایڈوانس ٹیکس 40% سے جو ہے گورنمنٹ نے ریڈیوس کر دی ہیں. کیش وڈرالس کی اگر ہم بات کریں, ایئر ٹکٹس کی ہم بات کریں, ڈومیسٹک الیکٹریسٹی کی بات کریں, اگر آپ کا نام ATL کے اندر ہے تو آپ کے اوپر نہیں چارج ہوگا. اگر ہم بات کریں یہ اسٹاک ایکسچینج کی جو ٹرانزیکشنس کی بات کریں اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے وہ وہاں سے وڈرا کر لیا. اسی طرح سے اگر آپ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ایڈوانس ٹیکس پے کر رہے تھے اسے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ریموو کر لیا. اس طرح سے جو پری پیڈ آپ کے جو موبائل کے کارڈس ہوتے ہیں اس پہ ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کیا ہے, تو کہیں ٹیکس ریٹ کو ریڈیوس کیا ہے, کہیں جو ہے وہ ایبالش کر دیا ہے. تو اس طرح سے اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایڈوانس ٹیکس کے اندر تو یہ پوزیشن ہے. لائک وائز اگر ہم منیمم ٹیکس کی بات کرتے ہیں جو ٹرن اوور کی بیسس کے اوپر چارج ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو گورنمنٹ نے اچھے میجرز لیے وہ یہ لیا ہے کہ آپ کا جو آن لائن مارکیٹ پلیس ہے اس کا ریٹ 0.75% ٹرن اوور کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو ریڈیوس کر کے 0.25 کر دیا ہے. اسی طرح سے جو اوور آل جنرل ریٹ تھا وہ 1.5 سے ریڈیوس کر کے 1.25 کر دیا ہے. اور پھر جو انڈیویجولز اور AOP کی اگر ہم بات کریں جہاں پہ
10 मिलियन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी टर्नओवर की, वो उसको इंक्रीज़ करके 100 मिलियन आपका कर दिया है। और फिर जो वुमेन एंटरप्राइज़ का एक नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% फॉर एग्जांपल फीमेल्स हैं, तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो 25% से रिड्यूस हो जाएगी। लाइकवाइज आपके पास जो नए टैक्स क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस हुए उसके अंदर जो एक टैक्स क्रेडिट है जो स्टार्टअप से पर्टेन करता है, एक टैक्स क्रेडिट है कि जो आपका आईटी सेक्टर से पर्टेन करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल विंड और सोलर पावर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपका पर्टेन करता है। इसी तरह अगर हम कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन के अंदर भी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छे इकदाम लिए कि जो अगर सिक्योरिटीज़ की बात करें तो वहाँ का रेट जो है वो 15% से रिड्यूस करके 12.5% कर दिया। और अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ के कैपिटल गेन को 5% पे लॉक कर दिया। इसी तरह इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने उसे फिक्स कर दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करें, रेंटल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहाँ से सेपरेट ब्लॉक को एंड करके नॉर्मल टैक्स रेजिम के अंदर लेके आ गए। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे मेजर्स, रिलीफ के जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर जो है वो प्रपोज किए हुए हैं। बट हाउ अबाउट एन इंडिविजुअल, अ सैलरीड क्लास इंडिविजुअल, उसके साथ क्या किया है? कैन यू मेंशन अ सिंगल थिंग? बिकॉज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज़ द कॉन्ट्ररी। आई हैव बीन टोल्ड कि जो मेडिकल है उसको भी, उसकी भी टैक्स एग्जाम्पशन जो है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा सवाल है सानी साहब आपका। इस पर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के IMF से जो डिस्कशंस चले हैं अप्रैल के टाइम से, आप सुन रहे होंगे कि 305 बिलियन गवर्नमेंट ये चाह रही थी, IMF ये चाह रहा था कि सैलरीड क्लास से रिकवर की जाए। एग्जिस्टिंग अगर हम बात करें तो वो 126 अराउंड 129 बिलियन है, तो एडिशनल 170-180 बिलियन का हमें IMF ये कह रहा था कि एडिशनल टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास से कलेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको रिटेलिएट किया और सिर्फ 10 बिलियन टैक्सेस के ऊपर जो है वो एडिशनल जो आपके टैक्सेस इम्पोज नहीं किए बल्कि आपकी एग्जेम्पशंस को विड्रॉ किया। तो सिर्फ 10 बिलियन की जो आपकी विड्रॉल्स मतलब जो एग्जेम्पशंस हैं वो विड्रॉ की। अच्छा, इसके ऊपर भी एक डिफरेंट व्यू मैं रखता हूँ कि गवर्नमेंट चाहती तो बजाय इसके कि इसको विड्रॉ करती, अगर थोड़ा सा इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेती तो शायद आपको सैलरीड क्लास से ही ये टैक्स रिकवर हो जाता, आपको एग्जेम्पशंस विड्रॉ नहीं करना पड़ती। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सैलरीड क्लास ऐसे हैं जो टैक्स क्रेडिट्स लेते हैं, लेकिन हमने कभी उस तरह की इन्फोर्समेंट नहीं की कि हम ये वैल्यूएट कर सकें कि क्या कंडीशंस कंप्लाई हुई थी नहीं हुई थी। ठीक है, प्रोविडेंट फंड के हवाले से, टैक्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के हवाले से, डोनेशंस के हवाले से। तो ये वो एरिया है कि अगर हम बजाय इसके कि इसको विड्रॉ करते, हम जो है वो इन्फोर्समेंट को स्ट्रॉन्ग करके भी टैक्स की अच्छी कलेक्शन कर सकते थे। मुज़म्मिल, ये बताएं आखिर में कि देयर आर नंबर ऑफ एरियाज। स्टील मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे कॉल की, जो मियाँ जाहिद साहब हैं, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड तकरीबन लोगों की एक बात पे इजहार नाराज़गी है, एंड दैट इज़ कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने ज़िम्मे ये काम क्यों ले रहे हैं कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बात अगर किसी के अरेस्ट तक जा रही है तो मैं ख़ुद उसको देखूंगा। दे आर सेइंग कि इज़ इट द जॉब ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो एक साइड का कमेंट है, बट व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स विच शुड बी टेकन बिफोर द फाइनेंस एक्ट? इस पे ज़रा शॉर्टली बता दीजिएगा। देखिए, इसमें सानी साहब सेल्फ असेसमेंट स्कीम को गवर्नमेंट ने फिर से रिज्यूम किया। 2001 में जब ये ऑर्डिनेंस आया तो जुलाई 2002 से इम्प्लीमेंट हुआ था। लास्ट ईयर इसे चेंज करके सेल्फ असेसमेंट को बैकआउट किया। 122(5)(a) के अंदर कमिश्नर्स के जो आप कहें कि हाथ हैं वो बांध दिए। ठीक है, पहले जो इंक्वायरी होती थी वो नहीं, लेकिन ये अच्छे मेजर्स थे। लेकिन आपने साथ में जो है वो अरेस्ट के जो पावर्स दे दिए 16-17 ग्रेड के एक ऑफिसर को। नाउ दिस इज रेस्ट विद द फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जैक्टली। तो अब इसके अंदर जो है वो आपके पास कंसीलमेंट ऑफ अगर इनकम होती है तो उसके अंदर आप जो है वो अरेस्ट के पावर्स हैं। तो इसको मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा इसे रिविजिट करें, क्योंकि ये काफ़ी हार्श मेजर्स हैं। जहां आप ट्रस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं वहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस वजह से क्रिएट हो सकता है कि इस मेजर की वजह से कि मतलब दूसरे एंड के ऊपर हमें FBR की साइड के ऊपर भी प्रिसाइसली व्हाट आर द अदर करेक्टिव मेजर्स व्हिच शुड बी टेकन? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि आपको इसको जो है वो रिमूव करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। इतना हार्श मेजर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कंप्लाइंस एक बढ़ा दी गई। ठीक है, एक रिकंसिलेशन है जो मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग के टैक्सेस के टाइम पे होती थी, अब वो आपने रिटर्न ऑफ इनकम के टाइम पे कह दिया कि वो आपने देनी है। इसी तरह से कुछ और डिस्प्यूट्स हैं जो 156 के और दूसरे 149 के हैं, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह के जो अप्रूवल्स के इश्यूज़ हैं जो डिपार्टमेंट लेवल पे हम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, एग्जेम्पशंस के इश्यूज़ हैं 15 दिन के अंदर, आपने कहा ठीक है, अब उससे हम चेक करते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। लेकिन जो अप्रूवल्स के इश्यूज़ हैं और इस तरह के प्रैक्टिकली जो डिपार्टमेंट के अंदर इश्यूज़ फेस होते हैं, उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि जहाँ आप टैक्स पेयर को पनिशमेंट्स की बात करते हैं या हार्श मेजर्स की बात करते हैं, एट द सेम टाइम हमें चाहिए कि हम डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी को जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं।
मुज़म्मिल, थैंक यू वेरी मच, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड अटेंशन एंड टाइम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे मुज़म्मिल हिमानी और शहजाद कियानी। एक साहब का ताल्लुक़ रियल इस्टेट सेगमेंट से था और दूसरे हैपन टू बी एस टैक्स एक्सपर्ट। दोनों ने अपने अपने सेगमेंट में बताया कि गोइंग फॉरवर्ड अगला साल जो है वो कितना बेहतर होने के चांसेस और उम्मीद हैं। मुज़म्मिल ने अपनी बात को वाइंड अप करते हुए हमें बताया कि फ़ाइनेंस एक्ट के इन्वोक्ट होने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट को नज़र करम करनी चाहिए, इनफैक्ट देखना चाहिए। ये वाली बात कि जो डिस्प्यूट है और एट द एंड ऑफ द डिस्प्यूट गवर्नमेंट कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल, और इस चीज़ का जो फ़ैसला है वो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर करेगा। इस चीज़ को काउंटर पाकिस्तान की चीदा बिज़नेस पर्सनालिटीज़ ने किया है, बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस ने किया है, एंड दे आर ऑफ द व्यू वाइल मुज़म्मिल सेज़ कि ये सेल्फ असेसमेंट इज़ अ ग्रेट 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 थिंग, लेकिन इसके साथ बिजनेसमैन का कहना ये है कि अगर आप ये अरेस्ट के पावर लेकर आ रहे हैं और इसकी समरी तो स्टाफ ही लिखेगा, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम तो नहीं रह जाएगा कि वो एक सेक्शन ऑफिसर की तरह डे इन डे आउट इसकी पेशियाँ अरेंज करे। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान का कल्चर ये बताता है कि बहुत ही कोई काइंड ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज़ कोट एंड कोट वर्ड, कि किस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर, कितने काबिल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी और लोगों को विक्टिमाइज़ किया जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर वी रादर रिज़र्व आवर व्यूज़ एंड द कमेंट्स, एंड वी होप एंड एक्सपेक्ट कि जो गवर्नमेंट की होप एंड एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दीज मेजर्स विच हैव बीन प्रपोज्ड इन द बजट, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स हैं, वी होप कि गवर्नमेंट ये भी अचीव कर लेगी और आइंदा साल जो है वो गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।